अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जैन अकेडमी स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से है, साइटोलॉजी वाले क्वेश्चन से। तो आज का जो लेक्चर है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइज है किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो हमारे आज का लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से होगा। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, टाइप्स देखते हैं, डिस्कवरी देखते हैं, साथ में उसकी फंक्शन देखते हैं। लेकिन इन सब के अलावा हम कुछ फैक्ट्स भी इस हवाले से डिस्कस करते हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। आपसे गुजारिश है लेक्चर को शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया, लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सवाल पैदा होता है इस ऑर्गेनेली का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रखा गया। अब देख लें, यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड, एक है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक जबकि दूसरा है हमारे पास रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड द साइटोप्लाज्म एंड रेटिकुलम का मतलब है अ नेटवर्क। क्या मतलब? साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क, एक जाल। अब देखें ये जो न्यूक्लियस है, मैंने पूरा सेल नहीं बनाया, अगर आप सेल देख लेंगे तो जो नेटवर्क है बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक चला जाएगा। तो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, एक जाल है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट पे उसको क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा ऑर्गेनेल है। ये वो ऑर्गेनेल है जो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल है, सेक्स पर मुश्तमिल है और वेसिकल्स पर मुश्तमिल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचता है। अब देख लेते हैं अ कंटीन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम that forms a series of flattened sacs within the cytoplasm of eukaryotic cell and serves multiple functions। ये क्या है? एक नेटवर्क है, पूरे साइटोप्लाज्म तक फैला हुआ है और इसके बहुत सारे फंक्शन है और फंक्शन वाले क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। अब सवाल पैदा होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। इसको मजीद सिंपल करने के लिए मैंने बड़ा आसान किया है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। पूरे स्ट्रक्चर को हमने 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। एक एलिमेंट को हम कहते हैं सिस्टर्नी, दूसरे एलिमेंट को हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, तीसरी एलिमेंट को हम कहते हैं वैक्यूल्स। अब सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वैक्यूल्स में क्या फ़र्क है इनको देखते हैं। अब पहला वाला के पास है सिस्टर्नी, ए वाला, जो बिल्कुल ब्रांच नहीं है और पैरेलल एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं सेक्स की तरह, उसमें कोई ब्रांच नहीं है और इसके सरफेस पे राइबोसोम होता है। जबकि ट्यूब्यूल्स में क्या है? एक ब्रांच है और इसमें राइबोसोम नहीं है। वेसिकल क्या है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, राउंड शेप वैक्यूल्स की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इनका जो अंदर का जो पोर्शन है जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं, इसकी रेंज में भी फ़र्क है, सरफेस में भी फ़र्क है। इनको हम डिस्कस करते हैं। अब पहला वाला आपके पास है सिस्टर्नी। यहाँ पे आने से पहले इधर आपको मैं समझा दूँ, ये जो पूरा ऑर्गेनेली है ये वाला भी, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से शुरू होकर बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। अब देखते हैं जो ए वाला पोर्शन है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि इसका अपीयरेंस ही रफ है, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। अब सवाल पैदा होता है कि पूरे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स फैले हुए हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स मौजूद हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे राइबोसोम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, पूरे साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स क्यों नहीं है? इसका जवाब आपको इसी सिस्टर्नी वाले क्वेश्चन में मैं दे दूंगा। अब देखते हैं इसको। ए वाला आपके पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम इसलिए रखा रफ अपीयरेंस की वजह से।
अब इस पार्ट को देख ले, इसका जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, कोई आपको राइबोसोम नजर नहीं आता, इसको क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख ले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, पता है आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स। चलो बढ़ते हैं, जो पहला स्ट्रक्चर था सिस्टर्नी, फाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सिस्टर्नी होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बिल्कुल शुरू हो जाते हैं। दीज आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। देख ले ये अनब्रांच्ड है बनस्पति ट्यूब्यूल्स के। इसके बाद अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन इनक्लोज अ नैरो स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। अब देख ले जो ए वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी है इसका जो अंदर वाला पोर्शन है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। अब देखो इसको, जो ल्यूमेन सिस्टर्नी का है वो 40 से 50 माइक्रोमीटर तक, 40 to 50 माइक्रोमीटर तक, जबकि ट्यूब्यूल्स की जब हम ल्यूमेन पे आएंगे वो हमारे पास होता है 50 से 100 तक। एक फर्क ल्यूमेन की सरफेस का भी होगा, एरिया का भी होगा। अच्छा, दे हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस, इसलिए ये रफ अपीयरेंस दिखता है। तो सिस्टर्नी क्या है, ये पैरेलल सेक्स है, अनब्रांच्ड है, इसका जो ल्यूमेन है वो 40 से 50 माइक्रोमीटर तक है और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स है, इस वजह से ये रफ अपीयरेंस के हवाले से रफ दिखता है। अब सवाल यही है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स अटैच है, स्मूथ में नहीं है, ट्यूब्यूल्स में नहीं है, क्यों नहीं? जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है, उस ग्लाइकोप्रोटीन को कहते हैं राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2। उस राइबोफ्लोरिन के साथ राइबोसोम बांड बना। अब चूंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोफ्लोरिन है जो कि वो राइबोसोम के साथ बांड बनाता है और राइबोसोम को अपने साथ अटैच रखता है, इसलिए इसके पूरे सरफेस पे आपको राइबोसोम मिलते हैं। अब यहाँ पे राइबोफ्लोरिन नहीं, वे किसी भी राइबोसोम को बाइंड नहीं करता और यहाँ पे राइबोसोम नहीं है और ये आपको स्मूथ दिखता है, इसलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब देख लें, इट कंटेन अ ग्लाइकोप्रोटीन नेम राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2 दैट बाइंड द राइबोसोम, जो कि राइबोसोम को बांध करता है। इसको एक और नाम से हम भी जानते हैं, SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। राइबोफ्लोरिन को कुछ बुक्स में आपको ये भी मिलता है, SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। ये राइबोसोम को अटैच करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है तो रफ के ऊपर ही अटैच करता है और इसका सरफेस भी आपको रफ दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर में पहला आपके पास सिस्टर्नी हो गया, दूसरा आपके पास है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल मैंने क्या बोला, दीज आर इर्रेगुलर ब्रांच टेन्यूल्स, ये ब्रांच होते हैं। दीज आर ऑफन फ्री ऑफ राइबोसोम्स, इसमें राइबोसोम नहीं होता। अब वहाँ पे सिस्टर्नी का ल्यूमेन कितना था, 40 to 50 माइक्रोमीटर, जबकि ट्यूब्यूल में हमारे पास जो ल्यूमेन है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर। देख लें, जो ल्यूमेन है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर। इसके बाद है वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या है, राउंड या ओवल शेप बॉडीज है, बिल्कुल वैक्यूल की तरह। ये चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में मदद देता है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें स्टोर होती है और ये लिपिड सिंथेसिस में भी मदद देता है। अब देख लें, ओवल राउंडेड एंड वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसेंबल। अच्छा, जो वेसिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एंड पे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ टच होते हैं। जो सिस्टर्नी होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं। नो राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, वेसिकल के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, और ये लिपिड सिंथेसिस में भी मदद देता है और चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद देता है। तो ये हो गया आपके पास ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। आपके पास सिस्टर्नी है, आपके पास ट्यूब्यूल है, आपके पास वेसिकल है। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड होता है, पैरेलल पड़ा हुआ है, और वेसिकल ब्रांच्ड होता है। सिस्टर्नी पे राइबोसोम्स होते हैं, वेसिकल पे राइबोसोम नहीं होते। सिस्टर्नी पे राइबोसोम इसलिए होते हैं उसमें ग्लाइकोप्रोटीन यानी राइबोफ्लोरिन 1 and 2 मौजूद होता है जो कि राइबोसोम को बाइंड करता है, जबकि वेसिकल के ऊपर ट्यूब्यूल के ऊपर नहीं है। और तीसरा हमारे पास था वेसिकल वैक्यूल की तरह का राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है जो चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में मदद देता है और साथ साथ क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस में भी मदद देता है। सिस्टर्नी का ल्यूमेन 40 to 50 माइक्रोमीटर,
जबकि वेजिकल का ट्यूब्यूल का जो ल्यूमेन है वो 50 to 100 माइक्रोमीटर का। अब बढ़ते हैं हम डिस्कवरी की तरफ। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको पोर्टर नामी साइंटिस्ट ने 1945 या कुछ बुक्स के मुताबिक 1953 या 55 इस डेट में डिस्कवर किया। साइंटिस्ट है आपके पास पोर्टर 1953 और 1945। कुछ जगहों पे आपको मिलता है वेराइटी नामी साइंटिस्ट। उसने क्या किया, उसने मसल सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। वो इस डेट से पहले किया था और उसने उसको नाम दिया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए हम कहते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका दूसरा नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली इन द मसल सेल्स। अब देख लें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल्स। यहाँ तक हो गया। डिस्कवर पोर्टर ने किया था 1945 और 1953। इसके बाद हम टाइप्स पे आते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपीयरेंस और फंक्शन के बेस पे हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। जो सबसे अहम बेस है वो क्या है, अपीयरेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं इसके ऊपर राइबोसोम्स है और इसका जो सरफेस है वो रफ दिखता है, बाय अपीयरेंस रफ दिखता है, इसलिए हम इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें राइबोसोम्स क्यों है उसका मैंने बता दिया, राइबोफ्लोरिन की वजह से। दूसरा आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। देखने बाय अपीयरेंस ये स्मूथ दिखता है, जबकि ये वाला रफ दिखता है जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे। इसलिए हमने नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक बुनियाद क्या था हमारे पास, बाय अपीयरेंस हमने रफ और स्मूथ को अलग किया। दूसरा फंक्शन भी लिखा। अब आते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो पहला हमारे पास है फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स थे। राइबोसोम आप सब जानते हैं, राइबोसोम्स आते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं। तो इसलिए जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पहला काम और इम्पोर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की बनाने में मदद देता है। दूसरा, ये जो सेल के ऊपर एक नेटवर्क है, बिल्कुल सेल को एक किस्म की सपोर्ट दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद देता है। चलते हैं फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में मदद देता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद दे रहा था, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में मदद देता है। जैसे आपके पास फास्फोलिपिड है जो किसी मेम्ब्रेन में होता है, तो लिपिड सिंथेसिस में हमारे पास मदद देता है कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, लिवर की सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, टॉक्सिसिटी ऑफ फूड को ख़त्म करता है। जब कोई फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर, वो पहुंच जाता है लिवर में, लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस फूड का टॉक्सिसिटी ख़त्म करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में मदद दे रहा है। तो एक काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था लिपिड सिंथेसिस, दूसरा काम था डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा काम और अहम काम इन मसल सेल्स। मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के बगैर मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, फंक्शन नहीं करते, तो इसके लिए कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम स्टोर करता है मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहाँ पर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाता है। जैसे आपके पास स्टेरॉइड्स है, सेक्स हार्मोन्स है, इन मोस्ट केसेस वो कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो ये हो गया आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, साथ में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन। ये ऑर्गेनली आपके पास ओवरऑल हमने डिस्कस किया। इसके अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा, सिस्टम में ट्यूब्यूल, वेसिकल, उनमें डिफरेंस भी देखा, साथ में हमने डिस्कवरी भी देखा, और इसके अलावा टाइप्स भी देखा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ में हमने इसके फंक्शंस भी देखे। ये हो गया आज का लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपने लेक्चर को समझ लिया है तो लेक्चर को लाइक भी कीजिए
और साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ।